हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज रितेश। और पिछले दो वीडियो में हमने सबसे पहला वीडियो में हमने बेसिक्स कवर किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद हमने प्रोसेस स्टेट शुरू किया था और सीपीयू शेड्यूलिंग तक हमने ख़त्म किया था, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम तक लास्ट हुआ था। एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे उस टाइम भी। अभी एक क्वेश्चन और देख लो। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। क्यों है इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रोसेस को टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, जिसके कारण रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो पाता है। क्या होता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन? ये आपको पिछले लेक्चर को रेफर करना होगा, ठीक है। अभी देखो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। राउंड रॉबिन का सिंपल मेथड अगर भूल गए हो तो ऐसे समझो कि मान लो 3 प्लेयर है, मान लो 2 पर्सन है ए और बी, ठीक है। 2 पर्सन है ए और बी, ये लोग को आपस में क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो नंबरिंग सिस्टम मालूम है ना कि कैसे खेलते थे। सबसे पहले जो ए नंबर आया वो पहले बैटिंग करेगा, ए पहले बैटिंग किया, उसके बाद बी बैटिंग किया, उसके बाद बी बैटिंग करने के बाद कोई मान लो तीसरा पर्सन आया तो क्या करेगा? तीसरा पर्सन ए बी के खेलने के बाद फिर तीसरा पर्सन खेलेगा। समझ में आ रहा है? ए खेला, फिर बी खेला, फिर तीसरा पर्सन खेल, उसके बाद फिर कौन खेलेगा? फिर खेलेगा ए, देन बी, देन सी। मतलब सी के खेलने के बाद फिर कौन खेलेगा? ए, फिर बी, फिर सी। इसके बाद मान लो कोई चौथा पर्सन आ गया। चौथा पर्सन आ गया तो क्या खेलेगा? चौथा पर्सन आया तो ये तीनों को खेलने के बाद उसको फोर्थ नंबर में खेलने को मिलेगा। पहले ए खेल लेगा, फिर बी, देन सी, उसके बाद डी। तो इस तरीके से रोटेट होते रहता है, इस तरीके से रोटेट होते रहता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। तो हर एक प्रोसेस को सीपीयू यूटिलाइजेशन अच्छे से, मतलब रिसोर्स किसी को वेट नहीं करना पड़ता। होता है कि आप एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आया, उसके बाद उसको यूटिलाइज किया, फिर आप रिसोर्स को छोड़िए और दूसरा प्रोसेस को क्या कीजिए, दूसरा प्रोसेस को दे दीजिए रिसोर्स। समझा? जैसे देखो, मान लो एक ये रिसोर्स है, ये एक रिसोर्स है, इसको एक प्रोसेस ए और प्रोसेस बी और प्रोसेस सी तीनों को चाहिए। ये जो रिसोर्स है, ये तीनों प्रोसेस को चाहिए। तो अगर सिर्फ ए ही इसको यूटिलाइज करते रहेगा तब तो ये खराब हो जाएगा। मतलब उसको बी और सी को इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वेट करना पड़ेगा। सो टाइम इसमें राउंड रॉबिन में क्या होता है, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दिया जाता है तीनों प्रोसेस को, और उसके बाद वो अपना काम करता है। फॉर एग्जांपल एक सबको मान लो टाइम कॉन्ट्रैक्ट 2 यूनिट टाइम दिया है सबको। तो प्रोसेस ए को 2 यूनिट टाइम दे दिया जाएगा, बोलेंगे कि 2 यूनिट में आपको काम करना है तो काम कीजिए। काम अगर आपका नहीं होता है 2 यूनिट में तो फिर बी को दे दीजिए। उसके बाद फिर जब आपका टर्न आएगा तब फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर अपना जो भी जितना काम छूटा हुआ था वहाँ से आपको काम करना है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रिगार्डिंग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर 6 प्रोसेस दिया हुआ है जिसका अराइवल टाइम दिया हुआ है और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। बर्स्ट टाइम मतलब वो टाइम जितने ड्यूरेशन के लिए उसको सीपीयू से काम है, ठीक है। अगर P6 का बर्स्ट टाइम 4 है, इसका मतलब है वो 4 अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उसको सीपीयू चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हमें टाइम क्वांटा दिया रहता है। टाइम क्वांटा करने का मतलब ये है कि इतने ड्यूरेशन के लिए हर एक प्रोसेस को सीपीयू दिया जाएगा। अगर इतने में काम होता है तो आप काम कीजिए, अदरवाइज आप लीव करके दूसरे प्रोसेस जो आपके बाद वाला प्रोसेस है उसको आप काम करने दीजिए, ठीक है। तो जो भी नया प्रोसेस होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं? याद है न्यू से आता था रेडी में, जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम जो है वो आता था न्यू से, फिर रेडी स्टेट में, रेडी से फिर रनिंग स्टेट में आता था। इस टाइप से याद है कि नहीं? नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग रेडी क्यों बनाते हैं? रेडी क्यों इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि कब कौन से टाइम में कौन सा प्रोसेस आया,
लेट्स से आप टाइम, इधर टाइम देते हैं और इधर प्रोसेस देते हैं, ठीक है। तो देख, अब ये क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैंट चार्ट बनाना पड़ता है। गैंट चार्ट क्या होता है? गैंट चार्ट एक चार्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोसेस कब आया और कौन सा प्रोसेस कब सीपीयू को लीव कर गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जब जीरो था तो कौन सा प्रोसेस आया था हमारे सिस्टम में? P1। तो P1 को सबसे पहले यहाँ पर एग्जीक्यूट करो। कितना एग्जीक्यूट करेगा? 2 यूनिट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि टाइम को 1 का हमारा 2 है। तो एट टाइम जीरो सिर्फ प्रोसेस P1 आया था। एट टाइम जीरो प्रोसेस P1 आया, वो एग्जीक्यूट कर दिया। फिर जब 2 यूनिट ऑफ टाइम जैसे ही कंप्लीट हुआ तो देखा कि P2 भी आ गया था और P3 भी आ गया था। तो P1 क्या बोलेगा? P1 बोलेगा कि मेरे बाद तुम लोग खेल लेना। तो एट टाइम 2 P3 भी आ गया, P2 भी आ गया और P3 भी आ गया। तो P2 आ जाएगा, देन P3 आ जाएगा, आफ्टर दैट P1 खेलेगा, ठीक है ना। यही तो होता है राउंड रॉबिन में। P2 आ गया, फिर P3 आ गया, उसके बाद फिर P1 खेलेगा। तो एट टाइम 2 के बाद देखो कौन सा प्रोसेस है? P2 को। तो P2 को रन करवाना, P2 को रन करवाना। कितना यूनिट ऑफ टाइम? 4 यूनिट ऑफ टाइम रन करेगा। तो P2 जब रन कर लिया, जब 4 यूनिट ऑफ टाइम था तो सबसे पहले कौन? एट टाइम 4 जब P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, जीरो टाइम पे कोई नहीं आया था, P1 आया था, P1 एग्जीक्यूट कर दिया 2 यूनिट टाइम। जब P1 खेल रहा था तो 2 यूनिट टाइम में P2 और P3 आया। तो P1 बोला कि मेरे खेलने के बाद तुमको खेल लेना। मीन्स P1 के खेलने के बाद P2 और P3 खेल लिया, उसके बाद फिर किसका बैटिंग आएगा? P1 का बैटिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। एट टाइम यूनिट 4 P2 एग्जीक्यूट किया। P2 एग्जीक्यूट होने के बाद जब P2 एग्जीक्यूट हुआ तो 4 यूनिट ऑफ टाइम में P4 भी आ गया था और P5 भी आ गया था। P4 भी आ गया था सिस्टम में और P5 भी आ गया था। तो P2 क्या बोलेगा? मेरे खेलने के बाद तुम लोग खेल लेना। तो ये जो है मतलब जो भी ये लोग क्या बोलेगा? P3 और P1 क्या बोलेगा? मेरे खेलने के बाद तुम लोग खेल लेना। P3 आ गया, P3 खेलेगा, फिर P1 खेलेगा। आफ्टर दैट कौन खेलेगा? P4 एंड P5। उसके बाद फिर P2। समझ रहे हैं? इसी तरीके से। तो अब देखो कौन एग्जीक्यूट करेगा? पहले P3 एग्जीक्यूट करेगा। कितना यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा? P3 जो है कितना यूनिट ऑफ टाइम? 2 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा। P3 जो है वो 6 यूनिट ऑफ टाइम में आया। तो 6 में कौन आ गया? तो 6 में प्रोसेस P6 भी आ गया था। तो P3 क्या, ये लोग जो है वो क्या बोलेगा कि मेरे खेलने के बाद तुम खेल लेना। तो एट टाइम 6 ये तो खत्म हो गया। एट टाइम 6 P1 था, फिर P4 था, फिर P5 था, फिर P2 था, उसके बाद P6 आएगा, देन P3 आएगा। P6 आएगा, फिर P3 आएगा। अब वहाँ से टेक के यहाँ पे करते रहो। P1 को 2 टाइम देखो, P1 जो है वो 2 यूनिट टाइम यूज कर लिया था। P2 जो है वो 2 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट हो गया था। P3 जो है वो भी 2 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट हो गया था। अब इसको देगा P1 को दो, P1 को दो, P1 2 यूनिट टाइम कंप्लीट हो गया। P1 हमारा सिस्टम से खत्म हो गया, मीन्स ये 8। P1 के बाद कौन है? P4 को दो, P4 को 2 यूनिट ऑफ टाइम देगा। तो ये इसको और 1 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। P4 हो जाएगा यहाँ 10। P4 के बाद किसको देंगे? P5 को देंगे। P5 को दो, P5 को देखो 2 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट दे दो। तो P5 को दो, ये हो जाएगा 12। P5 के बाद किसको देंगे? P5 के बाद P2 को दो, P2 को कितना देना है? 2 यूनिट टाइम देना है। तो P5 के बाद P2 को दो, तो 2 यूनिट टाइम यानी हो जाएगा 14। P5 के बाद किसको देना है? P6 को देना है। P2 के बाद P6 को देना है, P6 को दो, 2 यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा P6, ये हो जाएगा 16। ये हो जाएगा P6 और ये हो जाएगा 16। इसके बाद किसको देना है? P3 को देना है। P3 को कितना देना है? 2 यूनिट ऑफ टाइम, हो जाएगा 2 यूनिट ऑफ टाइम P3 को दिए, यहाँ हो जाएगा P3 और ये हो जाएगा 18। आफ्टर दैट अब देखो P3 के बाद फिर इसे किसको मिलना था? P3 के बाद फिर से P1 को मिलना था। तो देखो तो P1 क्या यूज करेगा? नहीं यूज करेगा, मीन्स कि सिस्टम से पहले ही आउट हो गया था। उसके बाद किसको देना था? P4। तो P4 पे आओ, P4 को दे दो। P4 के पास कितना देंगे? 2 यूनिट ऑफ टाइम देंगे क्या? नहीं, 2 यूनिट ऑफ टाइम क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसको सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है। तो हम 1 यूनिट ऑफ टाइम एक्स्ट्रा दे के सीपीयू का हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन
टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो P4 को तो 1 इंटू टाइम ये हो जाएगा 19। P4 के बाद P5 देखो, P5 देखो तो 0 इंटू टाइम, तो P5 को नहीं देंगे क्योंकि इसको और कुछ एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। अगर इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना तो हम टाइम देके क्या करेंगे, समझ रहा है। तो P5 के बाद फिर आया P2, P2 को दे दो 1 इंटू टाइम दे दो, ये 0 बन जाएगा। P2 तो दिया हुआ था ना, P2 तो दिया हुआ था, P2 शायद यहाँ पर 1 इंटू टाइम P2 नहीं, 1 इंटू टाइम P2 को ही दिए थे, ये P4 को दिया। तो फिर P2 को दे दो 1 इंटू टाइम हो जाएगा 20। P2 के बाद कौन आया P6, P6 को 2 इंटू टाइम दे दो, ये हो जाएगा P6, P6 ये हो जाएगा 22। P6 के बाद कौन आया P3, P3 को 2 इंटू टाइम दे दो, P3 को 2 इंटू टाइम दे दो, ये हो गया तुम्हारा 24, ये हो गया तुम्हारा 24, राइट। तो ये हमारा गैंट चार्ट बन गया। एक बार गैंट चार्ट बनने से सारा क्वेश्चन समझो कि बहुत बन ही गया सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। गैंट चार्ट और रेडी, बस राउंड रॉबिन में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गैंट चार्ट बनाना आना चाहिए और ये कैसे कैसे प्रोसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको समझ में आना चाहिए। एक बार और एक बार हम लोग रेडी देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनना सो। यहाँ से देखो रेडी क्यू, देखो एट टाइम 0, जब 0 टाइम था तो सिर्फ P1 था। फिर से यहाँ पे आते हैं, चलो देखो ये हो गया टाइम सिस्टम, ये हो गया 0, यहाँ प्रोसेस आया। तो देखो तो 0 पे से P1 आया था, तो P1 को हम लोग देख लिए सीखते, ठीक है। तो जब P1 जो है वो 2 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो देखा कि P2 और P3 भी आ गया था। तो P1 बोला कि मेरे खेलने के बाद तुम लोग दोनों खेल लेना। तो पहले कौन आया P2 आया, तो P2 खेलेगा, फिर P3 खेलेगा, उसके बाद कौन खेलेगा P1 खेलेगा, तो P1 अब आ गया। तो जब P2 एग्जीक्यूट हो रहा था, जब P2 एग्जीक्यूट हो रहा था तो देखो कि जो 4 यूनिट ऑफ टाइम था ना, जो 4 यूनिट ऑफ टाइम था, जब P2 जब खेल रहा था तो देखा P3 और P1 ने देखा कि P4 और P5 भी आ गया था। तो ये दोनों इसने क्या किया, ये दोनों ने बोला कि मेरे खेलने के बाद तुम लोग खेल लेना। मीन्स P3 हो जाएगा, फिर P1 हो जाएगा, उसके बाद फिर P4 हो जाएगा, फिर P5 हो जाएगा, फिर P2 आ जाएगा। फिर जब P3 एग्जीक्यूट हुआ, जब देखा कि 6 यूनिट ऑफ टाइम में 6 यूनिट ऑफ टाइम में देखा कि P6 भी आ गया, तो ये बाकी सब क्या बोलेगा कि मेरे खेलने के बाद तुम खेल लेना। इसका मतलब ये है कि P1 फिर P4 देन P5 देन P2, उसके बाद फिर P6, उसके बाद फिर कौन खेलेगा P3 खेलेगा। ये हो गया तुम्हारा रेडी क्यू, P1 P4 P5 P2 P6 P3, ठीक है ना। रेडी क्यू समझ गया कैसे बनाना है सो। अब बाकी सारा कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। गैंट चार्ट मत मिटाना। अब सबसे पहले हम लोग कंप्लीशन टाइम निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग कंप्लीशन टाइम निकालते हैं, फिर निकालेंगे हम लोग टर्न अराउंड टाइम, फिर निकालेंगे हम लोग वेटिंग टाइम, राइट। तो यही सारी चीज़ें निकालना होता है। फिर होता है रिस्पॉन्स टाइम भी निकालना होता है, इसको हम नहीं बताएंगे। तो रिस्पॉन्स टाइम मतलब पहली बार प्रोसेस को सीपीयू पर मिला है, P1 को पहली बार 0 नहीं मिल गया, P2 को 2 में मिला, P3 को 4 में मिला, फिर P5 को 10 में मिला, P4 को 8 में मिला, तो ये हो गया रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। इसी तरीके से एक रिस्पॉन्स रेशियो भी आता है। रिस्पॉन्स रेशियो होता है वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम बाय बर्स्ट टाइम। तो रिस्पॉन्स रेशियो भी होता है, वो भी हम नहीं निकालने वाले हैं अभी, ठीक है। डस्टर कहाँ गया, एक मिनट रुकना। हाँ चलो, डस्टर देखो कंप्लीशन टाइम हमेशा पीछे से देखना। P3 जो है 24 पे कंप्लीट हो गया, तो P3 के जगह पे 24 लिखो। P6 जो है 22 पे कंप्लीट हुआ, तो P6 जो है उसको लिखो 22। P2 जो है 20 पे कंप्लीट हुआ, तो P2 को लिखो 22।
P4 जो है वो 19 पे कंप्लीट हुआ तो P4 की जगह लिखो 19, P3 जो है वो 18 पे कंप्लीट नहीं हुआ 24 पे हुआ, P6 भी आ गया था, P2 भी हो गया तो P5 जब वो 12 पे कंप्लीट हुआ तो P5 की जगह 12 लिखो, और P1 जो है वो 8 पे कंप्लीट हुआ तो 8 लिखो। इधर वाला हम लोग क्यों नहीं लिखे, इधर वाला P3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि P3 यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोग P3 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ से स्टार्ट करना, और अगर इनको इधर सेम प्रोसेस लिखा है तो ये वाला कंसीडर मत करना। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है बोलो। टर्न अराउंड टाइम होता है कि कितना ड्यूरेशन का अमाउंट, कितना ड्यूरेशन तक उसको सीपीयू में रहना पड़ा, ठीक है ना, कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसको रहना पड़ा। तो देखो टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। देखो कंप्लीशन टाइम 8 था, अराइवल टाइम है 0, तो 8 माइनस 0 8, 22 माइनस 1 हो जाएगा 21, 24 माइनस 2 हो जाएगा 22, 19 माइनस 3 हो जाएगा 16, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, 22 माइनस 5 हो जाएगा 17। तो टर्न अराउंड टाइम इसका ये सारा प्रोसेस का इतना हो गया, क्योंकि क्यों 16 आया, क्योंकि इसका कंप्लीट हुआ 19 में लेकिन आया था 3 में, तो टोटल ड्यूरेशन कितना वेट करना पड़ा, मतलब कितना ड्यूरेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम वो वहाँ पर रहा, 19 माइनस 3 करें तो 16 मिनट ऑफ टाइम वहाँ रहा। वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम जो होता है वो होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस का बर्स्ट टाइम। कितना कोई भी प्रोसेस कितना देर वेट किया, वेट किया कैसे निकालेंगे हम लोग, कोई भी प्रोसेस जो है वो कितना देर वेट किया वो कैसे निकालेंगे, वो हम बोलेंगे कि अच्छा ये बता दो हमको कि कितना देर को सीपीयू में था, जितना देर सीपीयू में था, है ना, उसमें से हम लोग अगर टर्न अराउंड टाइम माइनस कर देंगे, टर्न अराउंड टाइम में से इतनी को माइनस कर देंगे तो उतना देर उसको वेट करना पड़ा होगा। बोलो आ रहा बात समझ में, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पर, कंप्लीशन टाइम नहीं होता। टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या, कितना देर तक वो सीपीयू में सिस्टम में आया, उसमें से जितना वो बर्स्ट टाइम होगा उसमें माइनस कर देंगे तो उसको कितना देर वेट करना होगा वो निकल जाएगा। टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 8 में से 4 गया 4, 19 में से 5 गया 40, 22 में से 6 गया 16, 16 माइनस 3 14 और 13, 8 माइनस 2 6, 17 माइनस 4 13। तो ये हो गया तुम्हारा 4 14 16 13 6 एंड देन अगेन 13, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज कंप्लीशन टाइम निकाल देना। एवरेज कंप्लीशन टाइम होगा 4 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 13 बाई कितना 1 2 3 4 5 6 मिल गया, सबको जोड़ के डिवाइड कर देना 6 से। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम होगा, इस सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कर देना। 6 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 नंबर ऑफ प्रोसेस था इसीलिए 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को करना होता है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है।